अब हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है ये आप समझ गए होंगे कि पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। इस तरह से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन इन एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, यानी जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस हो रही है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, एक्चुअली इनको रेगुलेट कौन करता है, कैसे ये रेगुलेट होती है। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीन्स कोडिंग और नॉन कोडिंग दो तरह के सीक्वेंस होते हैं डीएनए के ऊपर। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं वो तो कुछ नहीं करते, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, उनका कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता। हालांकि उनका वर्क होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेनली जीन एक्सप्रेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस है, उन जीन्स को हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। दूसरी चीज, जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनमें भी सारे जो भी कोड्स होते हैं वो सभी सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ उसमें और भी जीन्स होते हैं जो इन पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे क्या होता है यहाँ पर। तो यूकैरियोट के बारे में अगर हम बात करें तो यूकैरियोट में जो रेगुलेशन होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, किस किस लेवल पे होता है, किस किस तरह से होता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी एमआरएनए या आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उस लेवल पर जीन का एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल। आरएनए के फॉर्मेशन के बाद आपने देखा था कि प्रोसेसिंग होती है, उनकी स्प्लाइसिंग होती है, तो उस लेवल पर भी इनका रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एमआरएनए बनता है, आप जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से कॉपी होकर के, और वो फिर जाता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के ऊपर, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो चीज़ भी डिपेंड करती है, रेगुलेशन करती है कि किस तरह से उनका रेगुलेशन हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट अगर सही ढंग से हो रहा है तो फिर रेगुलेशन भी प्रॉपर वे में हो पाएगा। इसके बाद ट्रांसलेशनल लेवल, यानी जहाँ पे मेन राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 स्टेप्स हैं, यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं पूरा जीन एक्सप्रेशन का, और ये जितने भी स्टेप्स हैं ये जीन को रेगुलेट करते हैं, इस पे कि जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड होता है। तो किसी भी सेल के अंदर जीन जो होती है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन के लिए ही अपने आप को परफॉर्म करती है, एक्सप्रेस करती है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे बैक्टीरिया है, ई कोलाई, ई कोलाई अगर ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कि सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट है, तब वो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को सिंथेसिस करके सिक्रीट करेगा, जिससे कि लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज किया जा सके। और फिर जो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज है उसको बैक्टीरिया अपने सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करता है। और अगर लैक्टोज मौजूद नहीं है, इफ सराउंडिंग में, उसके बैक्टीरिया के सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उसके अंदर इसकी एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड की सिंथेसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी जीन्स के रेगुलेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। यानी कि जैसा आपने बैक्टीरिया में देखा कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइड की सिंथेसिस होगी, अगर लैक्टोज मौजूद नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइड की सिंथेसिस नहीं होगी। यानी कि जो बीटा गैलेक्टोसाइड को सिंथेसिस करने वाले जीन हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो इससे जाहिर हो गया कि ये एनवायरमेंटल कंडीशन या मेटाबॉलिक कंडीशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जीन का रेगुलेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद जैसे कि हम देखते हैं डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आल्सो ए रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। कोई भी एम्ब्रियो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा और डेवलप होगा, और तब जाकर के वो यंग वन में, एडल्ट वन में चेंज होता है। तो उसके लिए बहुत सारे वहाँ पे रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, किसके, जीन्स के होते हैं। सेवरल सेट ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन होता है और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो वर्क करते हैं। और जैसे कि किसी भी, जैसा कि हम जानते हैं अगर बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो प्रॉपर वे में ग्रोथ हो पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उनको टाइम टाइम पे रेगुलेट करे। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करे,
ताकि कब कहाँ क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से वहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन हो, ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो और डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सके। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो बोन हो या फिर कुछ मसल्स हों या फिर इवन सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं या फिर एमिनो एसिड के बने होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिसमें मोस्टली प्रोटीन ही होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल बॉडी में लगभग हर पार्ट ऐसा है या हर फंक्शन ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन का रोल होता है, उनका रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से इनको कंट्रोल कौन करेगा? जीन्स करेंगे। तो जीन के हिसाब से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन या एमिनो एसिड के डेरिवेटिव डेवलप होते रहते हैं और डिफरेंट फंक्शन को वो करते रहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है या इसको कैसे इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, कौन कौन से इनके पार्ट होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।